सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और बजट अनाउंस हो चुका है और इस पर अब मुख्तलिफ आरा भी एक्सपर्ट्स की सामने आ रही हैं, अवामी रद्दअमल भी इस पर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। और जैसे जैसे जो तफसीलात सामने आ रही हैं, चलें हारून साहब से अगर हम बात थोड़ा आगे चलकर करते हैं। एहतिशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स की हम इससे पहले भी अपनी ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ औकात में बात करते रहे। यहाँ तो ये बजट दुगना होने जा रहा है। इसका मतलब कई और लोगों को पोर्टफोलियोज अलॉट हो सकते हैं, कुछ और मुशीर या मुआविनीन भी लग सकते हैं और नहीं भी लगते, तब भी ये बजट दोगुना कर दिया गया है। ये इसकी गुंजाइश, इसका फिस्कल स्पेस मौजूद था हमारे इस बजट में? जी अब कतई नहीं था। अभी आप देख लें, या तो डेफिनेटली प्रिवेल किया इन्होंने, किसी तरीके से मिन्नत समाजत की है। अभी देख रहे हैं कई हवालों से तो मान ही नहीं रहा था IMF के इनके साथ कोई, जिसको कहते हैं तनख्वाह में जो है ना वो इजाफा किया जाए, या ये है कि शेड्यूल क्लास जिनको रिलीफ देने की बात थी, पेंशन की बात थी, वो तो आया नहीं था। रियल स्टेट वालों से लोग मिलने से इनकार कर दिया था उन्होंने पिछली दफ़ा जब आए थे, बावजूद इस बात के कि उन्होंने हामी भरी थी कि हम मिल लेंगे आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि हुकूमत ने कोई अपनी मजबूरी बताई, क्या बताई, लेकिन इस सारी बात को छोड़ दें। असल बात यह है कि ये लोगों की, जिसको कहते हैं जजमेंट की इंसल्ट करना, लोगों को इस अंदाज से ये समझाने की कोशिश करना कि अपने मतलब के काम हम सारे कर लेंगे। मतलब आप देखो ना, अरबाब के काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 145% इजाफा पहले ही हो चुका है। MNAs, MPs, सेनेटर, उनकी तनख्वाहों में इजाफा पहले ही हो चुका है। अब उसके बाद रह गए थे आपके स्पीकर और अपना क्या कहते हैं सेनेट के चेयरमैन, उन्होंने भी अपनी तनख्वाहें आप देख लें 5 लाख से उन्होंने 13 लाख की और 19 लाख तक दोनों की चली गई हैं। तो सवाल ये कि ये क्यों और कैसे हुआ। और फिर आप देख लें, इन्होंने डेवलपमेंट बजट जो है ना उस पर कट नहीं लगाया, उसको बढ़ा दिया MNAs, MPs का। और दूसरी तरफ आप देख लें हेल्थ का, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का बजट उस पर कट लगा दिया। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से तो तनकीद इनके ऊपर आएगी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आएगी। सवाल ये जो आप पूछ रहे हैं कि IMF ने क्या मान लिया, किस तरह मान लिया, ये एक सवालिया निशान है। बाकी असल बात यह है जो हम पहले बात कर रहे थे ना, देखें वो डेवल लाइज इन डिटेल वाली बात है कि हमने हमेशा देखा, अरबाब कभी ऐसा नहीं हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि FBR के लोग बजट की तकरीर के बाद वो सारा हुजम बताते हैं कि ये टैक्स हमने कहाँ से लेने हैं। ये 5 ट्रिलियन का जो गैप आ रहा है, ये 19 ट्रिलियन का बजट प्लस का और 14 ट्रिलियन प्लस के रेवेन्यू में, ये 5 ट्रिलियन का जो फ़र्क है ये कैसे पूरा करेंगे, कितना टैक्सेस लगेंगे, कितना आपका बजट जो है ना बाहर के पैसों से, वर्ल्ड बैंक IMF के पैसों से फंड किया जाएगा। तो ये डिटेल आमतौर पे उसी दिन बता दी जाती है। लेट सवेर होती है, देर बेर होती है, लेकिन देख लें आप इवेंचुअली उन्होंने कह दिया कि जी हम कल आपको बताएंगे। तो उन्हें लाइटर नोट तो मुझे वो वही बात है कि जी RTS बैठ गया, ये फॉर्म 49 वाली बात आ गई। तो मेरा ख्याल है इस वक्त देखने वाली बात है कि हुकूमत ने इसको क्यों छुपाया। आमतौर पे जब भी बजट तकरीर होती है उसका आखिरी पार्ट सबसे ज़्यादा अहमियत वाला होता है कि जी किन सेक्टर पे आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, किन को आपने छूट दी, छोटी मोटी दे दी, लेकिन असल तो बात यह है कि जो है वो जहाँ से आपने अपना गैप पूरा करना है, जो डेफिसिट पूरा करना है, उसकी डिटेल आती है, वो नहीं आई। तो मेरा ख्याल है इसमें जो एक सेंस मुझे समझ आ रही है कि अगर जो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर सुन ली जाए और जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो एम्फेसिस उनका है, अगर तो ये कर लेते हैं फिर तो ये सारी इनके दुख दूर हो जाएंगे, लोग सारी बातें भुला देंगे। कि आप देख लें जिस तरह उन्होंने 4.2% का ग्रोथ रेट रखा है, अगले 2 सालों में अगर 6% वो कर लेते हैं और फिर हमें बताया जा रहा है कि जी 7% ग्रोथ रेट होने के बाद ही आप जॉब क्रिएशन करते हैं, आप क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का ख़ात्मा करते हैं, गुर्बत का ख़ात्मा करते हैं, अगर वो कर लेते हैं और फिर ये कि जो इस वक्त बजट का खसारा इस वक्त वो तकरीबन 7.5% है, वो 5% तक ले आते हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 22 से 25 बिलियन डॉलर के वो कर लेते हैं। इसी तरह से 1-2 और चीज़ें हैं, टैक्सों की छूट ख़त्म कर देते हैं। फिर आप देख लें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में है, वो अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो मेरा ख्याल है फिर इनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आप देख लें कि 2018 में हमारे जो डेट था वो था तकरीबन, आप यूँ समझ लें ये 25 ट्रिलियन रुपीज़ का था, ठीक है ना, 24 ट्रिलियन का था। अभी आपको पता है ये कितना हो गया, 78 ट्रिलियन रुपीस का हो गया। 5 सालों में इतना ज़्यादा इजाफा जो है ना, हुकूमत टैक्स लिए अपना जिसको कहते हैं कर्ज़े लिए चली जा रही है। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आप कर्ज़े लें और उसका बेहतर इस्तेमाल प्रोडक्टिव मानों में करें तो कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन कंजम्पशन के लिए करें तो बुरी बात है। अब तक तो हम यही देख रहे हैं कि जो हुकूमत आती है वो ये भूल जाती है कि कर्ज़े हमने वापस करने हैं, वो कहते हैं अगली हुकूमत भुगतेगी, वो धड़ाधड़ कर्ज़े लेते हैं। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त हमें दिखाई जा रही है वो फिर ये इन कर्ज़ों की बदौलत हमें हासिल हुई है। अब इसकी बुनियाद पर जो ग्रोथ रेट के हम टारगेट्स आदिल हमने सेट किए हैं
उन तक पहुंचना कितना आपको काबिल अमल प्रैक्टिकली मुमकिन दिखाई दे रहा है? और जो इस वक्त स्टेबिलिटी है, क्या यही वो रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी है जो आपको 4.2 की ग्रोथ तक ले जाएगी अगले 1 साल में? अरबाब टू बी ऑनेस्ट, इकॉनमी पर तो बहुत ज़्यादा शाम साहब भी बेटर कमेंट कर सकते हैं। हम तो इकॉनमी के साथ जो उसका पॉलिटिकल एलिमेंट है ना, और उसको डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो आपने सवाल पूछा है, इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर आप कंटिन्यूटी लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, तो आप जो कुछ भी प्लान करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लान भी बना हो, कोई वर्ल्ड की किसी सुपर पावर का इकोनॉमिक प्लान भी आपके पास मौजूद हो, लेकिन अगर आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखते, चेंजेस लाते रहते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। अब मैं तो पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि देखें, आप जिस सेक्टर से सवाल पूछे वो कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। हर साल 2 साल के बाद आप चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो IT सेक्टर है, चाहे वो जिस सेक्टर की आप बात कर लें, उसके अंदर लोग पॉइंट रेज करते हैं कि जी आपने एक साल एक पॉलिसी रखी थी, दूसरे साल आपकी पॉलिसी दूसरी हो गई। फिर रियल एस्टेट है, XYZ, जितने मतलब यू जस्ट नेम इट, आई टेल यू। सो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि देखें, आपने जो भी पॉलिसीज़ बनानी है ना, उसमें कंटिन्यूटी लानी है। आप जब लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार देखें आप टैक्स नहीं देते, लोग भी आगे से सवाल पूछते हैं कि भाई आप हमें टैक्स के अगेंस्ट क्या देते हैं। मैं अगर टैक्स जो 60%, 40%, 30%, जिस परसेंट में भी बंदा फॉल करता है, जो पाकिस्तान की सैलरीड क्लास है स्पेसिफिकली, उसको इन रिटर्न क्या मिलता है? उसको इन रिटर्न ना एजुकेशन मिलती, ना अच्छी हेल्थ मिलती, ना सिक्योरिटी मिलती। सो मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं देना चाहिए, वो तो टैक्स देना चाहिए, बाउंड है, सब बाउंड है। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर ये आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट के साथ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आप उसके अगेंस्ट में लोगों को क्या दे रहे हैं। टैक्स नेट आप उस तरह बढ़ा नहीं पाते, ठीक है। अभी FBR का तो बताया है कि उन्होंने टैक्स नेट में बड़ा नंबर शामिल हुआ है, लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं, जिस सेक्टर के साथ करना चाहते हैं, उस सेक्टर को बिठा के उसके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लेजिस्लेट करके आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी कुछ चीज़ें बता सकता हूं, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अब IT सेक्टर का मैं अभी देख रहा था, देखें साइंस और IT के लिए आपने 53 बिलियन रखे। अमेरिका जैसा मुल्क जिसके पास दुनिया की हर चीज़ है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात बेकार है बिल्कुल। अमेरिका में ऑलरेडी सब कुछ है, वो ऑलरेडी ग्रेट है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, AI के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कीपिंग इन द माइंड के नेक्स्ट 5-10 ईयर्स उनके चैलेंजेस क्या होंगे। आपकी एक्सपोर्ट है IT की $3 बिलियन की, आपने कम्पीट करना है इंडिया के साथ। मैं ये कह रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपको लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ कंटिन्यूटी से आ सकती है। कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, लोग आते जाते रहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। लोग दुनिया में, बरतानिया में भी वज़ीर आज़म 5-5 चेंज हो जाते हैं, हुकूमतें, लेकिन आपने कुछ ऐसा करना है, प्लानिंग इस तरह करनी है, लेजिस्लेशन इस तरह करनी है कि इन सेक्टर्स को कोई अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ढालने की कोशिश ना करे कि मेरा एक ख्वाब है कि मैं चाहता हूँ इस सेक्टर को ऐसे कर दूँ। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की मिसाल ले लें, अब 24% उसका मेरा ख्याल है शेयर है आपकी GDP में। अब आपकी फूड सिक्योरिटी चैलेंज बन रही है आपके लिए, ठीक है। आप अपनी चीज़ें जो उगाते हैं, लगाते हैं, गंदम, कपास, ये आपके लिए चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। अब अगर आप इनको इंपोर्ट करेंगे तो आपने इंपोर्ट बिल अपना बढ़ा लेना है। तो मैं हर सेक्टर के लोगों को, जिन लोगों के सेक्टर से इंटरेक्शन हुआ, बात हुई है, तो उनसे मैंने सिर्फ यही समझने की कोशिश की। वो कहते हैं कि यार हम क्या करें, अब ठीक है आपने सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दी गंदम की, अब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होना था, वो नज़र आया है। सो एक सजेशन ये है कि आप अगर ख़त्म करना चाहते थे सपोर्ट प्राइस, वीट का जो इस वक्त क्राइसिस है, जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर, मुझे नहीं पता इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल या क्या फ्रेमवर्क हो सकता है, शायद शाम साहब पे बेटर कमेंट करें। आप वार्न कर सकते हैं कि यार हम 2025 से आपकी 26 से ये सपोर्ट खत्म करने जा रहे हैं, ताकि लोग उसके लिए प्रिपेयर हों। इसको आदिल आप कंटिन्यू भी कीजिएगा, लेकिन अशफाक तोला साहब, ये इंपॉर्टेंट बात आदिल ने की है। मैं एक बात जी अतिशाम साहब एक जुमला कहते हैं, फिर अशफाक तोला साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, हमारे माशियात हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। जी अतिशाम साहब, में सैकड़ों कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई, इसलिए कि टैक्स ऑलरेडी आपने अनाउंस किया 5 साल का, अगले साल आपने नया बजट आया वो ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं ये क्या मुल्क है। अभी आपको पिछले साल की मिसाल याद होगी डेफिनेटली अरबाब आपको, कि एक गाड़ियों की कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे $150 मिलियन खर्च किया और यहाँ पे उन्होंने आके बात की, तो उनको उन्होंने कहा जी यानी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, खासतौर पर टैक्सेस के मामले को लेकर। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, अब ये जो पिछले साल भी हमने देखा कि कोई एक टैक्स रेवेन्यू का टारगेट बड़ा ओवर एम्बिशियस था, वो नहीं मीट हो सका। इस बार उससे भी बड़ा एक टारगेट रखा गया है कि इसको मीट कैसे किया जाएगा। और अभी जिस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आगे ग्रोथ की तरफ जाना है तो उसमें पॉलिसीज़ का तसलसल कितना ज़रूरी है, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, टैक्स टारगेट से हम शुरू कर लेते हैं। पिछले साल एक एम्बिशियस टारगेट था 12,930 मिलियन, और उसके बाद 2 दफ़ा हम IMF के दरवाजे पे गए। एक मतलब हमने कहा 300 अरब कम करो, तो 12,600 कराया। फिर हमने कहा नहीं, इसे और 300 कम कर दो, तो उन्होंने 12,300 कर दिया। अब हम फाइनली इनके पास फिगर लेके जाएंगे 11,900, जो आज बजट के डॉक्यूमेंट में उन्होंने दिए हैं। तो इससे ही आपको, और उसमें भी मैं आपको कह सकता हूँ हर साल की तरह, मैं ये नहीं कहता इस साल शुरू हुआ है, काफ़ी एडवांसेज है और बाकायदा तौर पे मीटिंगें हुई हैं BR के ऑफिसेज में, एसोसिएशनों के ऑफिसेज में, कि जी आप हमें एडवांस दें, और इसके तहत एडवांस आप ले लेते हैं। और ये BR भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जब आप एडवांस ले लेते हैं, किसी का एहसान ले लेते हैं, तो फिर जाहिर बात है आपको कुछ ना कुछ क्विड प्रो में देना पड़ता है। तो आप ट्रू टैक्सेशन नहीं कर पा रहे। अब मैं सिर्फ ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर फर्ज करें 11,900 होते हैं, और अगर आपका फर्ज करें 7.5% इन्फ्लेशन और 4.2%, यानी कि 11.7% GDP प्लस इन्फ्लेशन होगा, तो मैक्सिमम आप 13,000 से 100 पे आप पहुंचेंगे। अब आप मुझे 1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 950 से 1 ट्रिलियन आप कहां से नए टैक्सेस लाएंगे, ये एक बड़ा सवाल या निशान था। हमारी जो ट्रू असेसमेंट है, जो तोला एसोसिएट्स के तौर पे जो मैं अपने इकोनॉमिक टीम के साथ करता हूँ, हम ये समझते हैं कि हमारा जो रियल टारगेट आएगा 13,500 पे है। और जब वजीर खजाना नए आए और नया स्टेट बैंक का गवर्नर आया, तो उन्होंने तो बिल्कुल ऐसी लेट के उन्होंने बात की कि आप सोच नहीं सकते। यानी ना टैक्स रिफॉर्म्स पे कोई बात हुई, जो उन्होंने बस सप्रेस किया, इकोनॉमी को उस तरीके से चलाने की कोशिश की कि जैसे चल नहीं सकती थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जब IMF के प्रोग्राम, फिर आपने एक मिसकमिटमेंट किया शौकत तरीन साहब के दौर में, उन्होंने कर दिया, फिर रिवर्स हुआ, और इसके बाद उसके नताइज आज तक हम इसके एकोज आते हैं। अब जब उनके साथ मीटिंग में बैठते हैं तो हमारा अपर एंड नहीं, हम एट पार भी बात नहीं कर सकते। वॉट एवर दे से वी हैव टू एक्सेप्ट। मैं इस वक्त वाकई कह रहा हूँ कि 23 के अंदर एक ऑनेस्ट ट्राई हमने की थी कि यार एक मतलब जान छुड़ा लो, हम अपने पेट में पत्थर बांध लेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके। सेकंड प्लान हमने बनाया था, उसके तहत हम कर लेंगे। और उसका 2-3 लोग हमारी टीम में थे जो कि नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से पेंट की और कहा कि जी पाकिस्तान तो मर जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आज आपके खुमियादा भुगत रहे हैं और कौम आइंदा भी भुगतेगी। देखिए, अगर ये कदगनें मुझे IMF के प्रोग्राम में रहते हुए लगानी है, तो क्या मैं अपने तौर पे अपनी मईशत के लिए अपने आप पर कदगन नहीं लगा सकता? जी आवाज आपकी कम हो रही है। जी एहतिशाम साहब की आवाज नहीं आ रही तोला साहब को। जी एहतिशाम साहब आप बात कीजिएगा। अशफाक साहब, आदिल अब्बासी है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बट कभी मध्यम हो जाती है। अच्छा तो आदिल अब्बासी बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल साहब आपकी आवाज हर जगह पहुंचती है, मुझे मेरी क्या मजाल मुझे ना सुनाए। जी आदिल आप कीजिएगा सवाल ताकि सुन सकें। अशफाक साहब, हम जो बात कर रहे हैं, हम कल यही बात कर रहे थे जब आप साथ थे, तो मुझे ये बताएं, अब ये जो ताजरों वाला मामला है, टैक्स नेट को एक्सपेंड करने की जो बात होती है, इस बजट में आपने क्या समझा है, किस तरफ जा रहा है मामला, या ताजर हमारे हाथ नहीं आएंगे? इसको ज़रा से एक्सप्लेन करें कि ये टैक्स नेट में कैसे आएंगे, और किस तरह आपने पहले फॉर्मूला भी पेश किया हुआ था कि हम चाहते थे कि कुछ फिक्स टैक्स करके काम चला ले। अब आप कैसे देख रहे हैं ये अगला साल किस तरह गुजरेगा? आदिल साहब, लोग कहते हैं कि आदिल अब्बासी जो है ना तोला साहब का लाडला है, तो मैं आपको कभी कुछ कहता हूँ, मैं आपको हमेशा इज्जत देता हूँ ना, तो ताजिर हमारे लाडले, हम उनको क्या कह सकते हैं? ठीक है जी। तो सवाल ये है कि जब मैं बना के ले आया था और जब उन्होंने भी एग्री कर लिया था, मेरे लाडले दोस्तों ने भी, तो हमारे लाडले FBR के कुछ अरकान या कुछ अफसरान ने पता नहीं इसको बेहतर नहीं समझा, या उनको ये लग रहा था कि शायद हम अपनी मर्जी के हिसाब से उनसे वसूल लेंगे टैक्स,
तो उसका खुमियादा आज आप भुगत रहे हैं, ये कौम भुगत रही है। यानी इन ऑल 3 सालों में हमने कम से कम 1 से 15 खरब का, यानी कि 1.5 ट्रिलियन का टैक्स हम उनके हमसे जो वसूल कर सकते थे हम नहीं कर रहे। उसमें ये था कुछ छोटे ताजिर थे, कुछ दरमियाने थे, कुछ बड़े थे। बड़े ताजिर तो वैसे भी टैक्स नेट में थे, उसमें हमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। जो दरमियाने थे वो डॉज कर रहे होते थे, कुछ उसमें से थे, कुछ नहीं थे। उन पे हमने एक अलग फार्मूला रखा था। बिल्कुल जो छोटा ताजिर है जिसकी 3 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं है, उनका हमने एक अलग रखा था कि फिक्स टैक्स आप दे दो, 1% दो, हम आपसे नहीं लेंगे, जो आपको सप्लाई कर रहा है उससे ले लेंगे। 1% मान गए उन्होंने, सर वो देने के लिए तैयार थे, बट आपने जब हमारे इशफाक साहब जी आपका नुक्ता बड़ा अहम है। मैं चाह रही हूँ इससे आप एक चीज से हमें आगाही दें। हम इस बात से अवेयर हैं कि ट्रेडर्स को या छोटे रिटेलर्स को टैक्स रेट में लाना कितना मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट के लिए स्टेप्स लेने के बावजूद। लेकिन सर ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि अब अगर बजट में ये सजेशन आ रही है कि ये एक सवाल ले लीजिए, कल मुझे दें आप मुझे, इस बजट के पास होने से पहले मैं इनको एग्री भी करा दूंगा, बट ये नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन करो और ताजिर दोस्त की स्कीम और अवाम दुश्मन स्कीम, ये नहीं होगा। एग्जैक्टली ये इससे रिलेटेड एक सवाल है सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि ये जो बात की गई है, तजवीज़ दी गई है कि फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस खत्म करें और वेल्थ स्टेटमेंट दिखाएं और उसके मुताबिक टैक्स लगेगा। आप समझते हैं कि ये एक बड़ी रीजनेबल सजेशन है, क्योंकि इससे पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाना, ताजिरों को मुख्तलिफ तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना, उनको सब्सिडीज देना, उनको एक इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन में उनको रिलीफ देना, ये सारे मैयर्स लिए गए। लेकिन ये जो इस दफ़ा बात की गई है ये कितनी प्रैक्टिकल है कि फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस भी नहीं होगा और वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक आप FBR को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इनकी वेल्थ का किसको अंदाजा है? FBR को अंदाजा है कि आप समझ रहे नाजरा के डेटा से आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगी? नो। आप मुझे बताएं कि क्या वो एक नाम से ऑपरेट कर रहे हैं? सवाल जवाब नो। आप ये कह रही हैं कि FBR इन्फोर्समेंट कर सकती है? सवाल हाँ जवाब नो। तो कितने नो गिनवा दूं मैं आप प्यार प्रेम मोहब्बत, एक बच्चा जब बिगड़ा हुआ होता है आपको उसको स्कूल भेजना है तो आप उसको क्या स्टिक से मारेंगी? वो बिल्कुल नहीं जाएगा, उसको तो उसने तो ठान लिया नहीं जाऊंगा। तो पहले आप उस पर कैंडी फ्लॉस तो ट्राई करें। आप उनको चॉकलेट का पैकेट देंगे, जाओ बेटा स्कूल जाओ, दोस्तों के साथ मिलो, उसकी आदत बनेगी। आप उसको कम से कम सिस्टम में तो आने दो। आप तो दरवाजे पे ही है ना, आपने जल्लाद खड़े किए हुए कि इनको जन्नत में नहीं आने देंगे। और ये आप जो कह रही है ना, आप कब तक पैम्पर करेंगे सर यही समझाए कि आप कब तक उन्हें पैम्पर करेंगे? 600 बिलियन का टैक्स हम दें और वो लोग सिर्फ 65 बिलियन का टैक्स दें, क्यों? क्योंकि उन्हें मजीद पैम्पर करने की जरूरत है। आमना बात सुने, आज क्या तारीख है? 10 जून। 23 जून को या 27 जून को उनको बजट पास करना है। ये 17 दिन आप मुझे दे दें, ये आपके साथ टैक्स स्कीम में आ जाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या दावा कर दूं? आप सर मैं बतूल राशुद बात कर रही हूँ। सर आप बताएं आप उनके साथ क्या करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे? ये तो बड़ा राज है जो आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बड़ा एहसान हो जाएगा कि अगर आप कन्विंस एग्री करा चुका था हम ना, वो आप उससे बात करें जो उसने नहीं करवाया हो। मैं तो एग्री करवा चुका था इनसे कि 1% आप देंगे, उन्होंने एग्री कर लिया। काफी दिनों से बात कर रहे हैं, कल मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने बात की काशवाक साहब काफी दिनों से, और इन्होंने कहा था कि हम बहुत करीब पहुंच गए थे उनसे फिक्स टैक्स लेने के, लेकिन बाद में फिर जिस तरह चीजें चेंज होती हैं, फिर डिसीजंस करीब नहीं पहुंच चुके थे। अशफाक साहब की कंसिस्टेंट पोजीशन है, मैं इसका विटनेस हूं। लेकिन अशफाक साहब मसला ये है ना कि वो तो प्रॉब्लम पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के हैं, सियासी जमातें परेशान हो जाती हैं जब ताजर नाराज हो जाते हैं। असल इशू तो ये भी है ना, इस वजह से उनको ज्यादा वो नहीं किया जाओ, फिर वो नहीं होंगे नाराज, सारा कुछ करते हैं। लेकिन मैं आई अंडरस्टैंड विद योर फॉर्मूला कि आपको उनके साथ किसी ना किसी ट्रिक करके उनको सिस्टम में लाना है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये भी तो बड़ी ज्यादती है, आप कहते हैं उनको रजिस्टर ना करवाया जाए। देखें अगर रजिस्टर नहीं होंगे डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी? हमारी 40% से ज़्यादा ब्लैक इकोनॉमी है, आप क्या करेंगे? कभी ना कभी कहीं तो जाके इनका इस मामले को ख़त्म कराएंगे, इकोनॉमी में सारे आ जाए। एहतशाम साहब, मैं आपकी सहाफत की कितनी कदर करता हूँ और आप जानते हैं मैं कितनी कदर करता हूँ। आप मेरी टैक्स की नॉलेज की मोहब्बत छोटी, इसकी आधी कदर कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या फार्मूला रखा था, मैंने पता बहुत कदर करते हैं आपकी। मेरी बात सुना, मैंने इनसे क्या बात की थी, और देखिए ये डेटा मैं कहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ। मैं डेटा ड्राइव कर रहा हूँ सेल्स टैक्स के रिटर्न से।
सेल्स टैक्स के रिटर्न में, मैं 2022 के रिटर्न की बात कर रहा हूँ, 40 ट्रिलियन रुपीस की टोटल सेल होती थी, ठीक है। 40 में से 10 ट्रिलियन ऐसी थी जो बिटवीन मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर जो कि सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है उनसे होती थी। 2.5 ट्रिलियन थी एफएमसीजी की जो ऑलरेडी टैक्स रेट में थे 236G और H में। बाकी रह गए थे 27 ट्रिलियन जिसकी कोई सेल्स टैक्स की रिकॉर्ड तो मौजूद थी बट इनकम टैक्स कहीं से नहीं आता था। हमने उनको टारगेट किया, ये वो ताजिर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है जी। हमने इनको कहा कि जी आप सपोज ताजिर का मैं रख लेता हूँ ए ना, और ताजिर बाई कर रहा है बी मैन्युफैक्चरर और सी इंपोर्टर से, तो ताजिर ने बाई किया बी मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर को उसने 100 रुपए की चीजें ली, उसको 101 रुपया देगा। 1 रुपया मैन्युफैक्चरर जमा करा देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑन अकाउंट ऑफ ए ताजिर ने मुझे दिया इसका NIC नंबर, और 100 रुपए वो अपने रख लेगा। अब वो एक डॉक्यूमेंटेशन आपकी बिल्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जहां पर वो 3 करोड़ से ऊपर मिस्टर ए पहुंचेगा से भी मिला के वो छोटा ताजिर नहीं रहेगा। ये सारी स्कीम थी which was explained to them and they agreed to it। देखिए ये मैं बात नहीं है, तो मेरी ये आदत नहीं है कि मैं जी CNIC ले आऊं, मैं देख लूंगा, मैं सोच लूंगा, मैं ये कर दूंगा, नहीं, धमकी से कोई काम नहीं चलेगा आपका। प्यार मोहब्बत से आप ले आए इनको। आप मुझे बताएं, आपका जवाब आ गया जी, इशफाक साहब आपका जवाब आ गया, आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि क्या क्या हो सकता है। एक और सवाल ले लें प्लीज, आई एम श्योर बाकी लोग यहाँ से सवाल करना चाहते हैं। सर ये ओवरसीज को लेके जो नई तजवीज़ आई है कि ओवरसीज को कॉन्फिडेंस मिले, उनके लिए कोर्ट्स बनाए, उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस बनाए, जब वो पाकिस्तान आए उनको सिविल अवार्ड्स भी दें, जो कनेक्शन है उनके साथ इंक्लूसिव होना चाहिए। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, इसका जेस्चर भी बहुत बड़ा है, और इससे रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा, हुकूमत ये समझती है। लेकिन फॉर यू इसका एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी है जो गवर्नमेंट को सूट करता है, और फाइनेंशियल भी। दोनों में से इसको कैसे एनालाइज करेंगे, कौन सा है जिस पे गवर्नमेंट इज लुकिंग अप टू द ओवरसीज? हम ना दो चीजें मुझे बता दें, ये ओवरसीज इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अलावा, मुझे बता दें। और आप मुझे एक बात बता दें, ये जो रेवेन्यू जो रेमिटेंस का जो प्रोपोर्शन है, और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ आज इन ओवरसीज के लोगों को पूछ लें, रोशन डिजिटल अकाउंट सारे बंद करा के जा चुके हैं। मेन मसला हमारे यहाँ पता है क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में, चाहे ओवरसीज हो या लोकल हो, डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं चाह रहा। रियल एस्टेट में बुनंजा मिलते हैं, इनको वतन की मोहब्बत तो अपनी जगह बिल्कुल होगी, मैं किसी की उबुल वतनी पे शक नहीं कर सकता, मगर जाहिर बात है इंसान है, उसको प्रॉफिट के लिए काम करना, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो अशफाक साहब, सॉरी टू कट यू, इन्हें किस तरीके से रागिब किया जा सकता है, क्या अट्रैक्शन हो सकती है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए? दूसरा, लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद आपको कहीं लगता है इस बजट में बहाल हुआ? क्योंकि कल वजीर खजाना ने कहा भी था कि लोकल इन्वेस्टर आएगा तो फिर हम फॉरेन इन्वेस्टर को मुतवज्जो कर सकेंगे ना। ये वजीर खजाना साहब अगर थोड़ा सा आगे पीछे देख लेंगे ना, तो ये SIFC में हमने प्रेजेंट किया था चीजें कि आप SIFC में सबसे बड़ा जो आपका जो सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, एम आई राइट? उस एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये बात की थी कि जी आप फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, बहुत अच्छी बात, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर के साथ गवर्नमेंट अपनी कुछ इक्विटी रखे, नॉन मैनेजमेंट इक्विटी, कि मैं मैनेजमेंट नहीं करूंगी, लैंड इज माय इक्विटी, ठीक है जी। और आप उसके साथ भले आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ले लें, जैसे रेकोडिक का मॉडल है आपका, उसके साथ आप एग्रीकल्चर रीट के थ्रू स्टॉक मार्केट से या कैपिटल मार्केट से फंड रेज करके दें, उसमें आप डेट भी रेज करके दें, उसमें आप इक्विटी भी रेज करके दें, तो आपका एक हाइब्रिड मॉडल बनेगा। फॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे लोकल इन्वेस्टर है, उसका भी स्टेक है। आप उनके लिए एक पॉलिसी वजह करें। और हम इनकम टैक्स में एक चीज कहते हैं टैक्सेशन में, एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब जो आपने अभी फरमाया कि एक मैंने बता दिया कि जी ये आपकी टैक्स पॉलिसी होगी, वो हमारी गवर्नमेंट कमिट नहीं करने के लिए तैयार है। और इसकी वजह क्या है कि आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं, आज यू वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, IMF कुछ और कह रहा होता है, आज आपका टारगेट नहीं हो रहा, IMF कुछ और कह रहा होता है, दे आर राइट इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। I cannot blame them because they are lending you the money. They are the lender to the last resort. अच्छा, आप मुझे बताएं, इस वक्त आपके पास 7% का एक सवाल है अशफाक साहब, अगर आप इसका भी साथ में साथ जवाब दे दें, क्योंकि जब हम इकोनॉमी की इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं सर,
ये जो 18% टैक्स उन्होंने अनाउंस किया है या उसको उसकी एक तजवीज़ दी है ई कॉमर्स की, जो जितनी भी बिज़नेस ई कॉमर्स है बेसिकली, ये जो ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग, उसमें हम देखते हैं कि जो लोग बड़े बड़े आउटलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बड़े बड़े सेटअप्स नहीं हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, घरेलू ख़वातीन भी हैं, कुछ बड़ी कंपनीज़ भी हैं, ये माविन साबित होगा या ये डिस्करेज करेंगे जो ई कॉमर्स के जो अब सारिफीन हैं उनको भी और जो उसको चला रहे हैं उसको भी? देखिए ज़्यादातर ये जो है ना बेसिकली लोकल तो मैंने देखा है कि सारे वो चार्ज करके बेचते हैं, बट बेसिकली ये फॉरेन जब आते हैं ना, आपने देखा होगा अली पे है या टेमो है या और सारी अमेजोन है, वहाँ से जो चीज़ें आती हैं उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ होता। तो मेरा ख्याल है ये एक सही इकदाम है इनका और करना भी चाहिए इनको, क्योंकि इनके लिए ये बिल्कुल हमारे लिए एक विंडो है और हमें करना भी चाहिए। रेलेवेंट सवाल किया, यूट्यूबर्स पे भी टैक्स लगाना चाह रहे हैं, बतूल राशिद बात कर रही हूँ सर, ये यूट्यूबर्स को भी टैक्स लगाना चाह रहे हैं, ये कर लेंगे इजीली? कहते ग्रैब देम, कहते नैप देम। आमना अगर आप इतना कमा रही हो तो थोड़ा टैक्स हमें भी दे दो यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल है कि नहीं मुझे नहीं पता। राजपूत सर, ये जैसे आप आदिल अब्बासी और अशफाक साहब बतूल राजपूत बात कर रही हैं। जाते मेरा नाम अच्छा बतूल करिए, आई एम सॉरी बतूल सॉरी, आप मैं असल में है ना आमना बहुत सवाल कर रही थी तो मुझे उसका नाम याद किया था। आई कांट सी यू पीपल। तो सर ये बताएं सर, वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि जब कोई इतना कमा रहा है और उसको उसके डॉलर पे टैक्स नहीं लगा रहा बाहर का कोई मुल्क, तो वो उसको हम कैसे, हम अपने जो हमारा यहाँ का लोकल है उससे तो टैक्स नहीं ले पा रहे, जो कमाई डॉलर्स में रहा है वो हमारे काबू कैसे आएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। वो इसलिए आ जाएगा कि आप जब आप, मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि आपकी एक ट्रीटी है विद एवरी कंट्री, आप उस कंट्री को कह सकते हैं कि जी आपको देखें यूट्यूब का चैनल ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जी ये छुपा के आपने चला दिया है, आपके नाम से एडवर्टाइज होता है, आपके नाम से लाइक्स और है, आपके कंटेंट से आते हैं, आपके कंटेंट की पूरी वेरिफिकेशन होती है, पूरी रिपोर्ट आपको यूट्यूब दे सकता है। तो मेरा एज ए रेवेन्यू अथॉरिटी ये राइट एज अ कंट्री अंडर एक्सचेंज ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन के तहत म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे और ट्रीटीज होती हैं, हम किसी भी कंट्री से उसकी रेवेन्यू अथॉरिटी से हम अपने सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो हमें अगर मिल जाएगी हम टैक्स कर देंगे। वैसे आज तक मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए इनको 2 साल और चाहिए। सही, तो 2 साल बतूल आपका टैक्स फ्री होगा। सर फिर मैं सबसे पहले शुक्रिया के लिए आपको कॉल करूंगी। अच्छा सर, ये इनकम टैक्स का बताइएगा कि जो तजवीज़ आई कि सैलरी क्लास पे सेल्स टैक्स कम करें, मतलब हम तो जैज़ का कार्ड लोड करवाएं टैक्स देंगे, हम दूध का डब्बा लें हम टैक्स देंगे, हम शॉपिंग करें हम टैक्स देंगे, इवन हम खाना खाएं तो हम टैक्स देंगे। तो सर ये जो ये वाला टैक्स है ये वाकई वादा वफा करेगी अपनी गवर्नमेंट? क्योंकि 11 माह में हमने 150% मोर टैक्स दिया ताजिरों से, अब कैसे कह रहे हैं कि आपका टैक्स कम करेंगे? कैसे करेंगे सर ये? नहीं ये तो देखो ना, सेल्स टैक्स तो वैसे भी लगता था ना, आपको भी लगता है, मजदूर को भी लगता है। मजदूर साबुन लेता है उस पर भी सेल्स टैक्स होता है, शैम्पू लेता है उस पर भी सेल्स टैक्स होता है, बच्चे का दूध लेता है अगर गवल्ले से लेता है या पाउच मिल्क लेता है तो नहीं होता, अदरवाइज अगर वो नेस्ले लेगा तो भी उस पर भी टैक्स लगा होगा। और नेस्ले के टैक्स लगने की वजह से वो स्ट्रीट मिल्क जो सेलर होता है उसने वैसे ही अपने दाम बढ़ा दिए हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो टैक्स तो हर इनडायरेक्ट टैक्स तो हर किसी ने देना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेग्रेसिव टैक्स। इट इज अनलाइक फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उसको हम कभी भी उसको वो नहीं समझते कि अच्छा टैक्स है ये। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए सेल्स टैक्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और पाकिस्तान में रेशियो ऑफ सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स विद डायरेक्ट टैक्स अब कम होता जा रहा है। पहले 60 और सर वो इनकम टैक्स को भी कम करने की बात करें, ये भी वजाहत करें, कह रहे हैं कि इनकम टैक्स भी कम करेंगे, जैसे 5 लाख से 32 लाख की जो तनख्वाहें हैं हमारे मुल्क में, वो कर दिया है। तो वो आपको रीजनेबल लग रही है बार, आपको रीजनेबल लग रहा है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो आपका जो 12 लाख तक की जो तनख्वाह थी ना, उस पे अब उन्होंने किया हुआ है कि जी 30,000 रुपये टोटल टैक्स लगेगा उस पे, और 500 रुपये से आप 6,000 रुपये लगेगा। पहले 30,000 लगता था, अब 6,000 लगेगा। जो इससे ऊपर जो थी स्लैब थी उस पे उन्होंने 11% के करीब उन्होंने टोटल कम किया है, 4% कम किया है।
और उससे ऊपर मेरा ख्याल है कुछ। ये तो आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। अभी तो अब शबर ज़ैदी बैठे हुए थे, उन्होंने तो बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। वो कह रहे हैं कि जी नीचे से लेके ऊपर तक जिसकी 1 करोड़ भी तनख्वाह है ना, वो कहते हैं सिर्फ 7,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। आप तो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि बहुत फ़र्क आएगा इसमें। नहीं सर, मैं आपको ये पूरी एहतशाम भाई, अभी तो ये हमारी टीम है जो है ना, आपको पता है मेरे ऑफिस में जैसे लगता है दिन का समा है और सब बैठ के अपने अपने कोनों पे ना, माँ सिवाय मेरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट सारी टीमें अपनी अपनी एनालिसिस कर रही हैं ऑन फाइनेंस। तो इंशाल्लाह आज हम रात जाग के आपको कल सुबह पूरी, वैसे एक मैं मीडिया के लिए एक स्पेशल प्रेशर अभी मैं भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, बस वो उसका फाइनल मराइल में है, तो आप लोगों को ज्यादा यू विल बी मोर एजुकेटेड, बट दोज वर ओनली सुकूंट टाइप ऑफ थिंग्स, बजट इन ब्रीफ और इन अ नटशेल वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड देन ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग आपको पूरी कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है सर, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, इशफाक साहब आप ले लें, लेकिन सर एग्रीकल्चर को लेके जवाब दीजिएगा, क्योंकि सालाना 2200 अरब का नुकसान कर रहे हैं जो हमारा किसान है। अगर आप किसान से मिलने जाएंगे तो आपको उसके मसाइल का हल निकलेगा। 11.9 बिलियन की तो हमने कपास इंपोर्ट की है, तो जो पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं वो लॉस में गई है, नेगेटिव में गई है, 13.5 समथिंग उसकी परसेंटेज है। तो सर एग्रीकल्चर को लेके जो टॉल क्लेम्स गवर्नमेंट ने किए थे, अभी भी कह रहे हैं हमने डीएनए चेंज कर रहे हैं, डीएनए भी चेंज हो रहा है, क्या सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ भी जा रहे हैं, क्या एग्रीकल्चर का बैरन लैंड भी इस्तेमाल होगा, क्या वो टैक्स होगा, एग्रीकल्चर को लेके क्या है आपके माइंड में? देखिए एग्रीकल्चर वैसे तो सूबाई सब्जेक्ट है और मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर में कभी बम्पर साइकिल भी आती है, इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस, कभी बहुत ज़्यादा बम्पर होती है, कभी आपका बहुत ज़्यादा ये, इट इज़ ऑलवेज कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग्स और नेचुरल उसके ऊपर काफ़ी इस पर जोर होता है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है हमारा कि जी हमारे किसान और कंज्यूमर के दरमियान एक बहुत बड़ा वो जो है ना अजदा बैठा हुआ है जिसको कहते हैं आरती, और ये सारा पैसा वो कमा के जाता है, किसान भी लॉस में और कंज्यूमर भी लॉस में। तो आपकी गवर्नमेंट को फार्म टू मार्केट लेके आना पड़ेगा, और फार्म टू मार्केट लाने के लिए मुझे याद है कि हमारे जब ये औरंगजेब साहब हबीब बैंक के सदर होते थे, तो मेरे पास एक कॉन्फ्रेंस में व्हेन आई वाज आईके प्रेसिडेंट, तो वो आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस विजडम। और स्टेट बैंक का एक प्रोग्राम था जो कि बाद में मुझे यूबीएल के प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म किया और एनसीबी के प्रेसिडेंट ने भी वो भी करे। उन्होंने जो मुझे चीजें बताई थी, जो हकीकतें बताई थी, वो डायमेंशन भी तो है ना ये ज़राअत के इनकम टैक्स की, इस पे भी जरा कमेंट करें। और फिर मैं इनकम टैक्स तो देखें ना, मुझे एक बात देखें, ये जो बड़ी तकलीफदेह बात हो रही है, वो आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी कल लाइव बड़ी एम्बैरेसिंग बात बन रही थी, जब वो कह रहे थे कि जी मौजूदा माली साल में 2.7% जो है ना ग्रोथ रेट होगा। तो लोगों ने सवाल किया कि जी पहले माली से अपना 3 क्वार्टर में 1.8% ग्रोथ आई है, ये क्या वजह है कि आखिरी क्वार्टर में एकदम से 1% की आप ग्रोथ ले लेंगे? और फिर उसकी बुनियाद ये भी बताई जा रही है कि जी एग्रीकल्चर ग्रोथ आप देख लें 0.6% उसमें इजाफा हुआ है, पिछले साल 6% इजाफा हुआ था। इस साल 6 बड़ी क्रॉप्स जो है ना सारी की सारी नुकसान में गई हैं, उनका मनफी में वो आया है सारा का सारा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोग कह रहे हैं कि जी आप कैसे 4.2% का ग्रोथ रेट ओवरऑल जीडीपी का जो आप अगले मौजूदा माली साल में आप हासिल कर लेंगे? एहतशाम साहब, मैं इसमें हंसने के अलावा कुछ नहीं कह सकता कि मुझे ये थोड़ा सा मेहताब हैदर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था और मैं थोड़ी सी हमने भी कैलकुलेशन की इसमें। अगर ये अचीव करनी थी 3 क्वार्टर के बाद, तो 5.6% की ग्रोथ थी आखिरी क्वार्टर में, और आखिरी क्वार्टर में जब आप इतने बुलिश हो गए 5.6 पे, तो अगली ग्रोथ तो 7 का टारगेट होना चाहिए था, 4.2 का कहाँ था? जी जी। तो ये तो मेरा ख्याल है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं ये वो जो ना जादू की छप्पी मार ली थी उन्होंने इकोनॉमी के साथ। तो इकोनॉमी ने बोला, एग्रीकल्चर ने बोला, भैंसों ने, गधों ने, घोड़ों ने, सब ने बोला कि नहीं यार बढ़ा दो, ठीक है ना अपनी फिगर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई, सर्विस सेक्टर भी ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ने लगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 32% से बड़ी जो कि नीचे जा रही थी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप अगर इतने बड़े मुल्क के मईशत को चला रहे हैं और आप अगर इस किस्म की बातें करेंगे, तो डू यू थिंक इट इज वायबल फॉर यू?
सही, तो रियलिस्टिक टारगेट फिर क्या होना चाहिए था? अच्छा अशफाक साहब जरा सर मुझे आप अगर कहेंगे ये जो ये जो एसओईज वाला मसला है ये कैसे हल होगा? हम देखें पीपल्स पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, पीएमएलएन ने एफर्ट की, पीपी तो छोड़ दें, पीपी ने रेजिस्ट किया, फिर पीछे हट गए, पीआईए की निचकारी और ये सारा कुछ स्टील मिल और ये, उसके बाद पीटीआई आया, पीटीआई ने भी एफर्ट किया लेकिन वो कुछ नहीं हासिल हो सका। हम आज भी इसकी मद में ठीक ठाक नुकसान करते हैं। मुझे ये बताएं कि 355 अरब रुपए जो है एसओईज का बजट है, इससे कैसे हमारी जान छूटेगी? पीआईए प्राइवेटाइज हो सकेगी, नहीं हो सकेगी? ज़ाहिर है ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है लेकिन ज़ाहिर है आपकी अंडरस्टैंडिंग तो है इस सब्जेक्ट पर, तो मुझे ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिएगा ये हमारे साथ अजाब कब तक चलता रहेगा और कब तक इसकी कीमत अदा करते रहें? अशफाक साहब इससे ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा काइंडली, क्योंकि हमारे पास लास्ट 40 सेकंड्स हैं बस। 40 सेकंड में तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती ना सर। इसमें तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती। जी प्राइवेटाइजेशन इसमें एक ब्रीफ कमेंट ही हो सकता है और फिर वो कल के लिए हम उठा के रख सकते हैं इस मौजू को। जी अशफाक साहब 7 साल बोर्ड मेंबर रहा हूं, कल के लिए तो हमने रखा है हर हमेशा इसको, जब भी तो ये मसला हो गया एसओईज का। देखिए अब मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद बोर्ड मेंबर रहा हूँ 7 साल और मोहम्मद जुबैर ने जो काम किया था मेरा ख्याल है उसको कोई कंपैरिजन नहीं है। उसने सारे प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी थी, सब कुछ हो गया था। बट आपको पता है ये नॉट ओनली पीपीपी, पीटीआई, जमाते इस्लामी, जेयूआई सब ने मुखालफत की थी। सही। और ओवरनाइट पीआईए हमारा ड्यू डिलिजेंस तैयार था, स्टील मिल ड्यू डिलिजेंस तैयार था, तमाम डिस्कोज तैयार थे, जो बाकी आपके जो लॉस मेकिंग वेंचर थे सब तैयार थे, तो आपने क्यों नहीं की? एज ए बोर्ड मेंबर मैंने कितने और प्रपोजल दिए जो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सही। किसी ने काउंट तक जू नहीं रहेंगी। ठीक है चलें अशफाक तौला साहब, आज के लिए मार्केट कमी है, क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, बतूल राजपूत, आदिल अब्बासी, एहतिशाम उलग साहब, नादिया मिर्ज़ा साहिबा, जवाद कमाल हमारे साथ मौजूद थे। आज की इस ट्रांसमिशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। कल फिर ये सिलसिला जारी रहेगा और जब तक बजट पर ये बहस असेंबली में चलती रहेगी उस वक्त तक हम आएंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।